नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बंगाल से बुरी खबर आई है, जिसकी आशंका थी वही हो गया है। नई सरकार के गठन से पहले कोलकाता में हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को गोलियों से भून दिया गया। जिस तरह इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे बिल्कुल साफ है मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ रैकी करके पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया। पीए की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि साजिश तो उन्हें मारने की थी, हत्यारे उन तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए उनके पीए को निशाना बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह हत्याकांड भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का बदला हो सकता है। शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले मर्डर की वारदात पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करने के इरादे से हुई, लेकिन साजिश करने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। शुभेंदु ने कहा कि हत्यारों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बनने के बाद यूपी वाला मॉडल बंगाल में भी लागू होगा। माफिया, गुंडे और अपराधियों की शामत आएगी। चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा, वो चाहती हैं उनके बेटे के हत्यारों को कानून सजा दे। वो खुद मां हैं, इसलिए हत्यारों के लिए फांसी की मांग तो नहीं करेंगी, लेकिन उनकी गोद उजाड़ने वालों को जिंदगी भर जेल में रखा जाना चाहिए। चंद्रनाथ रथ के हत्यारों के बारे में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियां बरामद हो गई हैं, लेकिन सवाल यह कि चंद्रनाथ रथ की किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया? इस हत्या का मकसद क्या है? अपराधी हत्या करने के बाद बांग्लादेश तो नहीं भाग गए? पुलिस को जांच में अब तक क्या क्या पता चला है? तृणमूल कांग्रेस ने इस हत्याकांड पर कैसे रिएक्ट किया, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि अपराधियों ने शुभेंदु अधिकारी के सेक्रेटरी की हत्या को किस अंदाज में अंजाम दिया। चंद्रनाथ रथ कल दिन भर शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। रात करीब 10 बजे वो कोलकाता के निजाम पैलेस से नॉर्थ 24 परगना में अपने घर लौट रहे थे। गाड़ी में कुल 3 लोग थे। चंद्रनाथ ड्राइवर बुद्धदेव बेरा के बगल में आगे बैठे थे और उनका सहयोगी मिंटू पीछे वाली सीट पर था। चंद्रनाथ रथ का फ्लैट मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके में है। कल रात लगभग 10 बजे जब उनकी गाड़ी सोसाइटी के करीब संकरी गली में पहुंची, उसी वक्त हमला हुआ। अचानक एक कार ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुकी, पीछे से बाइक पर 2 हमलावर आए और फायरिंग शुरू कर दी। एक हत्यारे ने चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया, दूसरे ने ड्राइवर पर गोली चलाई। चंद्रनाथ के सीने पर बिल्कुल करीब से 4 गोलियां दागी गईं। चंद्रनाथ और उनका ड्राइवर खून से लथपथ होकर सीट पर ही गिर गए, जबकि तीसरा शख्स पीछे वाली सीट के नीचे छुप गया, इसलिए वो बच गया। हमला करने वाले अपराधी कुछ ही सेकंड में अपना काम करके मौके से भाग निकले। क्योंकि फायरिंग का शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, इसलिए अपराधी अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। घटना के बाद जो लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। एक शख्स घायल था, तीसरा गाड़ी में छुपा था, वो रो रहा था। उन लोगों ने इस घटना की खबर पुलिस को दी। अचानक एक शख्स ने बोला जो इधर गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया। तो हमने बोला कौन, किसको गोली मार दिया गया? तो बोला उधर देखो बॉडी पड़ा है। तो हमने दौड़ के गया, जाके देखा एक गाड़ी के अंदर एक आदमी रो रहा था और उस गाड़ी के सामने स्कॉर्पियो में है और स्कॉर्पियो के सामने एक ऑल्टो गाड़ी गार्ड किया है। तो उनके बोला जो क्या हुआ? बोला गोली मार दिया गया। दरजा खोलने के बाद देखा है 2 आदमी गाड़ी के एक सामने एक पीछे पड़ा है, उनके सीने से खून निकल रहा था और वो तभी होश था। हमने पुलिस को बुलाया, उसके बाद वही से 3 ठो कारतूस मिला है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आकर उनको बरामद किया है 3 ठो कारतूस और उसके बाद पुलिस आया, फोर्स आया, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कोई बाइक पे सवार कोई लोग आए थे, किधर
देखिए इधर से ना बाइक दिन रात ये जो ऑनलाइन डिलीवरी है ना, रात दिन चलते ही रहता है गाड़ी, 4-5 हजार गाड़ी दिन भर चलते रहते हैं। तो वो कार से एक कार जब बरामद हुआ जो किसी दावेदार नहीं है तो कार में आया था, ये तो हमको लगता ही है, लेकिन वो भागा कैसे, मोटर बाइक से है या दूसरा कुछ, ये मुझे पता नहीं। जिस जगह पर हमला हुआ उससे कुछ ही कदम की दूरी पर चंद्रनाथ का घर है। हॉस्पिटल भी पास में ही है। घर वाले कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। डॉक्टर ने चंद्रनाथ रथ को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि उनके ड्राइवर की हालत गंभीर है। घटना की खबर मिलते ही शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के तमाम नेता हॉस्पिटल पहुंचे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर मिलने पर बंगाल के डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता भी नॉर्थ 24 परगना में उस स्पॉट पर पहुंचे जहां मर्डर हुआ था। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। चंद्रनाथ की गाड़ी से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए गए। पुलिस को मौके से जो गाड़ी मिली है उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली। उसके नंबर और इंजन नंबर को, चेसिस के नंबर को और इंजन के नंबर को टेम्पर किया गया है। पुलिस ने पास में ही वो बाइक भी बरामद कर ली है जिससे हत्यारे भागे थे, लेकिन बाइक के नंबर प्लेट भी फर्जी निकली। इसी जगह पर ये एक नैरो कट है, इसके आगे जाकर रास्ता और पतला हो जाता है। जहां पर उनकी सोसाइटी है, वो अपार्टमेंट में वहां पर रहते हैं। जो गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी उसकी नंबर प्लेट फर्जी थी, साथ ही उसके चेसिस नंबर में भी गड़बड़ी की गई थी ताकि किसी तरीके से कोई पहचान ना कर सके। उसी दौरान बाइक पर सवार हमलावर जो पहले से इस इलाके को अच्छी तरीके से उसकी रेकी कर चुके थे, इस इलाके से वाकिफ थे कि कैसे हमला करके फरार होना है। जैसे ही छोटी गाड़ी ने चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो गाड़ी को ब्लॉक किया, उसी दौरान यहां पर बाइक पर सवार कुछ हमलावर आए और उन्होंने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से शीशे के पास से चंद्रनाथ रथ के ऊपर हमला किया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, तकरीबन 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें चंद्रनाथ रथ जो है उनकी मौके पर ही मौत हो गई और इसके अलावा जो ड्राइवर थे उनको भी गोली लगी थी। अभी भी स्पॉट पर यहां पर जो गाड़ी के कांच के शीशे हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। एसआईटी की टीम ने यहां पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है और हमलावर कौन है, किसने उनको हायर किया था, इसको लेकर अभी भी जांच जारी है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुछ लोगों को जिन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने प्लानिंग की, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो शूटर्स थे वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से लगातार उनके परिवार के साथ हैं। पोस्टमार्टम के दौरान डेड बॉडी घर आने तक वो वहीं रहे। पुलिस अफसरों से जांच के बारे में लगातार अपडेट लेते रहे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हत्या करने वाले कई दिन से चंद्रनाथ का पीछा कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि चंद्रनाथ किस वक्त लौटते हैं, किस रास्ते से घर जाते हैं, कितने लोग उनके साथ होते हैं। इसीलिए हत्यारों ने उस जगह पर उनकी गाड़ी को रोका जहां रास्ता संकरा है। एक गाड़ी सामने से आने के बाद दूसरी गाड़ी वहां से नहीं निकल सकती। अपराधियों ने गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई, इंजन और चेसिस नंबर को टेम्पर किया जिससे गाड़ी की पहचान ना हो सके। उन्होंने फायरिंग करके गाड़ी के शीशे में छेद किया, फिर उस होल में पिस्टल लगाकर चंद्रनाथ रथ के सीने में करीब से गोलियां दाग दी, जिससे चंद्रनाथ के बचने की कोई संभावना न बचे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चंद्रनाथ का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है और इसमें प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है, हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने
विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान, कूल ब्लडेड मर्डर, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है उन्होंने जो बताया। और जो मोटरसाइकिल को यूज किया, वो मोटरसाइकिल जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां से 4 किलोमीटर के अंदर था, वो भी वो लोग बरामद किया है। चंद्रनाथ रथ के मर्डर की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को सीआईडी के डीआईजी लीड कर रहे हैं। एसआईटी में अलग अलग जिलों के पुलिस अफसर्स को शामिल किया गया है। क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर इस इलाके से करीब 50 किलोमीटर दूर है, इससे पुलिस ने बॉर्डर के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि हत्यारे बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी भी नॉर्थ 24 परगना के उस स्पॉट पर पहुंचे थे जहां पर चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ। सारी एजेंसी जांच में लगी हैं, लेकिन परिवार में कोहराम है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बीजेपी के तमाम नेता परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। छोटे भाई देव कुमार रथ ने बताया कि चंद्रनाथ कल सुबह तक पूर्वी मेदिनीपुर में थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो सबकी मदद करते थे, फिर उनको इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया। সন্দীপুরে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে দুটো বন্ধু বসে কথা বলে জেঠিমা খাবার বানিয়ে এনেছিল, খেয়ে ওখান থেকে তারপরে এসেছি। তারপরে যখন রাত্রে যখন শুনলাম কলকাতা বেরিয়ে এলো, কখন বেরিয়েছে? ওখান থেকে ওই দুটোর পরে বেরিয়ে এসেছি। এবার আমাদের সঙ্গে বসে কথা বলে একসঙ্গে বেরিয়ে এলো। তারপরে বললো যে আমরা ডিজামে যাবো, তো বলে চলে এলো, কথা হলো। কোনোদিন শত্রুতার কথা বলেছেন কেউ? না, দাদার সঙ্গে কারোর কোনো শত্রুতা নেই। দাদা ভালো মানুষ ছিল, দাদার সঙ্গে কারোর কেউ কোনো হুমকি দিয়েছে বা এরকম? না। ইভেন কাল দুপুরে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এসছে যে কোনোভাবে যেন আওয়াজ না তৈরি হয়। আমাদেরকে দাদা বলে এসছে দুপুরে পোস্টপল ভায়োলেন্স 2021 সালে তৃণমূল করেছে, আমরা যাতে সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেটা চেষ্টা করবো। তোরা সব দেখে রাখবি, কেউ জানে না কোনো সমস্যায় পড়ে কোনো হলে আমাকে জানে। चंद्रनाथ के भाई देव कुमार ने जो कुछ बगला में कहा वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। देव कुमार कह रहे थे उनके बड़े भाई कल दोपहर में मेदिनीपुर से कोलकाता गए थे, तभी उनसे आखिरी बार बात हुई थी। जाने से पहले उन्होंने परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं को समझाया था कि किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है, अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे रोकना है, क्योंकि पार्टी का यही निर्देश था। और चंद्रनाथ खुद चुनावी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन चुनावी हिंसा ने उन्हीं की जान ले ली। चंद्रनाथ की मां हासी रानी ने अपने बेटे के कत्ल के लिए सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराया, इसका बदला लेने के लिए उनके बेटे को मारा गया। শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই साजानो गल्प। चंद्रनाथ की मां रो रो कर कह रही हैं उनके बेटे के कातिलों को मौत की सजा के बजाय उम्र कैद मिले, ताकि वो उम्र भर अपनी करनी का फल भुगतें। हासी रानी कह रही हैं कि एक टीएमसी नेता ने धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद वो देख लेंगे, और अब टीएमसी ने उनके बेटे को मारकर अपनी धमकी पर अमल कर दिया। उनके बेटे को तड़पा तड़पा कर मार डाला। 41 साल के चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर जिले में चांदीपुर के रहने वाले थे। शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीबी थे। भवानीपुर में शुभेंदु का इलेक्शन मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में था, वही संभाल रहे थे। रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रनाथ रथ करीब 20 साल तक एयरफोर्स में रहे। एयरफोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद चंद्रनाथ ने कुछ समय कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया और इसके बाद वो शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए।
हालांकि उनका परिवार पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ था, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की तो चंद्रनाथ रथ भी बीजेपी के साथ जुड़ गए। 2021 में शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में विपक्ष के नेता बने तो उन्होंने चंद्रनाथ रथ को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। इसीलिए चंद्रनाथ के पास विधानसभा में आने जाने का एंट्री पास भी था। इस बार भवानीपुर के चुनाव में चंद्रनाथ रथ की बड़ी भूमिका थी। इसीलिए यह उम्मीद थी कि सरकार के गठन के बाद शुभेंदु अधिकारी उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में अपने साथ रखेंगे, लेकिन इससे पहले ही चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। शुभेंदु के पीए के मर्डर से बंगाल के पॉलिटिकल सर्कल में सनसनी है। बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है। बीजेपी के नेता तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप पर उंगली उठा रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता ने कहा, जांच में सारा सच पता लग जाएगा और इसके तार तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप तक जुड़ेंगे। Chandra was a person I have worked with very closely over the years in different political campaigns. His was not an accidental death. It was a pre-planned political assassination. Chandra was at the heart of Shubhendu Adhikari's political office. And therefore this was a very carefully targeted assassination. It was an assassination of those who knew exactly the importance of Chandra, who knew his route when where he was going home, and they selected him, and it was planned accordingly. It was a meticulous planning, not by some ordinary political worker, it was by an assassin. It was a murder whose fingerprints, I'm sure, will read right to the top of a defeated party which cannot accept, which cannot reconcile itself to a devastating defeat in the elections. स्वपन दास वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अभी अभी एमएलए का चुनाव जीते हैं। उनका कहना है कि चंद्रनाथ का मर्डर राजनीतिक हत्या है, क्योंकि रथ शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे, उनका पूरा सियासी काम संभालते थे। क्योंकि शुभेंदु ने ममता बनर्जी को दो बार चुनाव में हराया, इसलिए हो सकता है इसका बदला उनके पीए के मर्डर से लिया गया हो। स्वपन दास गुप्ता तो थोड़ा संभल कर बोले, लेकिन बीजेपी के विधायक अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी का नाम लिया। अर्जुन सिंह ने कहा कि चुनावी हार से अभिषेक बनर्जी बौखला गए हैं। चंद्रनाथ रथ का मर्डर उसी का नतीजा है। वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी पर जो एक वो पागल एक बार स्टेज पर एक थप्पड़ चलाया था, उसको 7 बरस के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्रक से चपवा के मार दिया था। तो वो सब पता है। किशन जी से को सामने रख के ममता बनर्जी सरकार में किशन जी को इन लोगों ने गोली मरवा दी। तो ये अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वो वही गिरफ्तार होगा। अब मैं आपको तृणमूल कांग्रेस का पक्ष भी सुना देता हूं। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ के मर्डर के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान जारी करके हत्या की निंदा की और इस मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
ममता की पार्टी ने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा रोकने में चुनाव आयोग नाकाम रहा है। जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। उसके 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। ये बीजेपी और चुनाव आयोग की नाकामी का नतीजा है। इस दौरान आज अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा के लिए इलेक्शन कमीशन और होम मिनिस्टर अमित शाह जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने ही बंगाल में लोकतंत्र को लूटा है। इन दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी के पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। पैरेलल स्ट्रक्चर कौन है जिम्मेदार उसके लिए? कौन है जिम्मेदार उसके लिए? लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो। चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हों, और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं जहां ज्यादा वोट कटा है। इसका जवाब बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो गुट हैं वो नतीजे आने के बाद एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। दिलीप घोष ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें फोन करके जान बचाने की गुहार लगाई है। लोकतंत्र था क्या बंगाल में? तो फिर इतनी फोर्स क्यों मंगाई गई? क्यों अदालत में भागती है ममता बनर्जी? इसलिए जो पास्ट हैं। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए। अब बचा ही क्या है? कुछ तो है नहीं। टीएमसी को समर्थन करने वाले व्यवसायी भी पाला बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह के पास की जुगत में लगे हुए थे। देखिए, कोई टीएमसी को समर्थन नहीं करता था। पुलिस गुंडे मिल करके उनका समर्थक लाते थे और जबरदस्ती साथ में रखते थे। आज जो पार्टी ऑफिस तोड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं ना, टीएमसी के एक गुट दूसरे का तोड़ रहा है, क्योंकि आपस में गुटबाजी था, जबरदस्ती था। अब वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। चुनाव के बाद जो हिंसा की तस्वीरें आ रही है, चुनाव के बाद जो हिंसा की तस्वीरें आ रही है, क्या पहले जो हिंसा करते थे वही लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। पुलिस पहले जैसा चूड़ी पहन के बैठी है, पुलिस को कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। तो पुलिस अगर एक्टिव हो जाता तो ये दिन देखना नहीं आता है। हम लोग सोचे थे चलो सरकार गई, पुलिस की नींद खुल गई होगी, नहीं खुली अभी तक। पुलिस को अपने स्वरूप में आना चाहिए। लोगों को लगे कि हमने ये सरकार को हटा करके ठीक किया है, पुलिस तो कम से कम सुधर जाए और जानहानि ना हो, इतना ही तो हमें उम्मीद है। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस की जिस अंदरूनी लड़ाई की तरफ इशारा किया, उसका एक एग्जाम्पल आज ही सामने आ गया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग उनको धमका रहे हैं, इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें बीजेपी के नेताओं से मदद मांगनी पड़ी। 4 তারিখ বিকেল 5টার পরে যারা স্বঘোষিতভাবে বিজেপি হয়ে গেছে, যারা সবাই তৃণমূল ছিল এখন স্বঘোষিতভাবে বিজেপি হয়ে গেছে, ফেসবুকে এখন জয় শ্রীরাম লিখছে, তাদের কিছু তাদের মধ্যে থেকে 4 তারিখ রাত্রেবেলা আমার বাড়ির সামনে মদ খেয়ে অকথ্য ভাষায় খিস্তি খেয়র আমার মা একজন ডাক্তার, নন পলিটিক্যাল প্র্যাকটিসিং গাইনোকোলজিস্ট, তাকে অনেক রকম থ্রেট দেওয়া, আমার স্ত্রী অরাজনৈতিক একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে, তাকে অনেক রকম থ্রেট দেওয়া হয়েছে, এবং আমাকেও অনেক গালাগাল দেওয়া হয়েছে। যে সুবাদে বিজেপির অনেকের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল, যারা এখন সবাই বিধায়ক হয়েছে, তাদেরকে আমি ফোন করি। কিসের জন্য ফোন করি? নিজের এবং নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য। रिजू दत्ता ने जो कहा हिंदी में आपको बताता हूं। वो कह रहे थे कि 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से ही टीएमसी के कई लोगों ने पाला बदल लिया है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनके घर पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने उनकी मां को और उनकी वाइफ को गालियां दी, उनको भी धमकाया। रिजू दत्ता ने कहा कि धमकियां मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी में
अपने जानने वाले नेताओं को अपनी सुरक्षा के लिए फोन किया। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों जिम्मेदार हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बीजेपी ने चुनावी हिंसा को खत्म करने का वादा किया था, इसलिए अब बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार खुद, बीजेपी पार्टी की तरफ से खुद ये भरोसा दिलाया गया था कि बंगाल में भयभीत की माहौल नहीं रहेगी। बंगाल के आम लोग भरोसा करो, बंगाल के आम लोग निडर होकर शांति से विराज करो। बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है। फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली, ये हम देख रहे हैं। और घटना घटते ही मैं इल्जाम इसके ऊपर उसके ऊपर देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे, सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सिर्फ 2 दिन का इंतजार कीजिए। शपथ ग्रहण के बाद, सरकार बनने के बाद गुंडों और माफिया का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। 9 मई के बाद बंगाल में अपराधियों का इलाज वैसे ही होगा जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार ने किया है। एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का। उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब हालत था। यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए। उसका बाद जो होगा अच्छा ही होगा। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या इस बात का एक जलता हुआ सबूत है कि बंगाल में हत्यारों की हिम्मत किस कदर बढ़ गई है। चुनाव में टीएमसी की हार के बाद भी अपराधियों को किसी का डर नहीं है। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का, पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग का एक खूनी इतिहास है। 5 साल पहले 2021 में रिजल्ट आने के बाद टीएमसी की जीत के बाद 31 लोगों की हत्या हुई थी। हिंसा की 88 घटनाएं हुई थी। पिछले 6 साल में देश भर में इलेक्शंस के दौरान जितना वायलेंस हुआ उसकी 35% घटनाएं बंगाल में हुई। इसलिए चुनाव से पहले पैरामिलिट्री फोर्स की 700 कंपनियों को तैनात किया गया। चुनाव के दौरान तो किसी की जान नहीं गई। इस बार गोली चलाने और बम फेंक की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जो हुआ वो बहुत दुखदाई है। शुभेंदु अधिकारी की बात सही है कि बंगाल में भी गुंडागर्दी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ का मॉडल लागू करना होगा। अपराधियों के दिलो दिमाग में पुलिस का डर कायम करना होगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने आज कहा, चूंकि टीवी के चीफ जोसेफ विजय चंद्रशेखर के पास बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का सपोर्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। हालांकि विजय ने कल ही राज्यपाल से मिलकर 112 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी, सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आज भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, गवर्नर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें शपथ लेने दें। इसके बाद विधानसभा में वो बहुमत साबित करेंगे। यही परंपरा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में यही फैसला दिया है, लेकिन राज्यपाल ने उनकी बात नहीं मानी। अब विजय सपोर्ट जुटाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सीपीएम, सीपीआई और वीसीके को चिट्ठी लिखकर उनका सपोर्ट मांगा है। ये सभी पार्टियां डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, इसलिए अभी किसी ने टीवीके को सपोर्ट करने के मुद्दे पर फाइनल फैसला नहीं लिया है।
एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि बहुमत साबित करने के लिए राजभवन नहीं विधानसभा ही सबसे उपयुक्त जगह है। ऐसे ही डॉजियर के साथ टीवी के चीफ विजय ने एक बार फिर सरकार बनाने का दावा आज पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टपोन अलायंस में कांग्रेस के 5 विधायकों का साथ उनके पास है। ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उन्हें सीएम बनने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन्हें कुछ वक्त दिया जाना चाहिए जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित कर सकें। टीवीके की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में विजय बहुमत साबित नहीं कर पाए तो इससे उनकी इमेज को प्रॉब्लम होगी। इससे गवर्नर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गवर्नर ऑफिस की तरफ से गवर्नर ने जब विजय से मुलाकात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ जब विजय आएंगे तभी उन्हें शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी। गवर्नर की तरफ से ये साफ कहा गया कि क्या आप कन्विंस्ड हैं कि आपके पास उतने विधायकों का समर्थन है। अगर समर्थन है तो उनकी चिट्ठी लेकर आइए, क्योंकि आप एक गठबंधन की सरकार चलाने वाले हैं। ऐसे में 118 विधायकों के समर्थन का पत्र जरूरी है, क्योंकि ऐसे पहले केसेस हुए हैं जहां पर रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट्स ने और गवर्नर्स ने शपथ दिलाई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को, लेकिन वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। ऐसे में बहुमत का सबूत दिखाना जरूरी है। इसके बाद टीवीके ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक बार फिर बातचीत शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता राघवन ने बताया कि टीवीके के नेता निर्मल कुमार आज सीपीएम के दफ्तर गए थे और वहां समर्थन मांगा। लेफ्ट पार्टीज के पास 4 विधायक हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टीज का अलायंस डीएमके के साथ है, इसलिए सीपीआई और सीपीएम ने समर्थन का कोई वादा नहीं किया। दोपहर में लेफ्ट और वीसीके के नेता डीएमके चीफ स्टालिन से मिलने पहुंचे। टीवीके को सपोर्ट करने के मुद्दे पर स्टालिन की राय मांगी। स्टालिन ने कहा कि जनादेश के मुताबिक डीएमके विपक्ष में बैठेगी। लेफ्ट पार्टीज और वीसीके को क्या करना है, विजय के साथ जाना या नहीं, ये वो खुद तय करें। डीएमके इस मामले में दखल नहीं देगा। इसके बाद लेफ्ट पार्टी ने क्लियर कर दिया कि कल पार्टी के नेताओं की मीटिंग होगी, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद फाइनल कॉल ली जाएगी। अगर लेफ्ट और वीसीके के 6 विधायकों का सपोर्ट मिल जाता है तो विजय के पास बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का सपोर्ट हो जाएगा। कांग्रेस पहले ही विजय को समर्थन की चिट्ठी दे चुकी है, इसलिए कांग्रेस भी बहुमत के लिए नंबर्स का जुगाड़ करने में टीवीके की मदद कर रही है। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि गवर्नर दिल्ली के इशारे पर विजय को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में विजय की सरकार ही बनेगी। 108 members has been elected from that party. For Congress party with 5 members support, it becomes 113. Halfway mark is 118. The governor is BJP because he's from a former BJP man, and we all know that the BJP's mindset and the Delhi's mindset is not to make Mr. Vijay as chief minister. Delhi don't want Vijay to be the chief minister. Therefore only Mr. Amit Shah, the home minister, all others, their attitude we know. The governor is delaying that decision. मणिकम की बात का ट्रांसलेशन आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि विजय के पास 113 विधायक हैं, बाकी भी आ जाएंगे, लेकिन राज्यपाल बीजेपी के आदमी हैं और दिल्ली के आदेश पर वो नहीं चाहते कि विजय मुख्यमंत्री बने, इसीलिए फैसला लेने में जानबूझकर देरी की जा रही है। तमिलनाडु के गवर्नर के रुख को लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानूनी तौर पर उनकी बात को गलत बताया। सिंघवी ने कहा कि तमिलनाडु में राज्यपाल संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ काम कर रहे हैं। राजेंद्र अरलेकर टीवीके को सरकार बनाने का न्योता न देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मेरे को इसमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक कानून, संवैधानिक लिखित जो पक्ष है, संविधान के पुराने प्रेसिडेंट्स, संविधान की संस्कृति, इन सब के अंतर्गत तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बाध्य हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए तुरंत निमंत्रण दें। ये हम सब जानते हैं कि यही स्थापित संवैधानिक पोजीशन है, और हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल
जब ये करेंगे तो 10-12 दिन साथ साथ ऐड करेंगे कि उस समय सीमा में उनको अपनी बहुमत उनके विधायिका के फ्लोर में स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार का संवैधानिक विकृतता होना या इस प्रकार की संवैधानिक विलंब होना हमारे संविधान, हमारे ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है? निश्चित रूप से जाएंगे की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन निश्चित रूप से सब रास्ते संवैधानिक कानूनी खुले होते हैं। लेकिन डीएमके के नेता फिलहाल खामोश हैं। डीएमके चीफ स्टालिन ने आज कहा कि उन्हें तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का इंतजार है। उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। वो 6 महीने तक विजय का काम देखेंगे। 6 महीने में देखेंगे कि विजय ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें वो कैसे पूरा करते हैं। स्टालिन ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि डीएमके न तो कोई संवैधानिक संकट चाहती है, न ही दोबारा चुनाव चाहती है। तमिलनाडु की जनता ने विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, इसलिए विजय की सरकार बननी ही चाहिए। लेकिन गवर्नर ने विजय को अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। इस पर डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने कहा कि राज्यपाल संविधान में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। The governor is very well within his power to ask, how are you going to prove the majority? Give me the letters. The Supreme Court judgments and precedents are very clear. See, this is the only area where the governor has some discretion to play. This is the only role of the governor. This is the only time where the governor can use his discretion. Nowhere else, no other way the governor can use his discretion in our constitutional scheme of things. Mr. Vijay right now has the support of 113 MLAs. It isn't there. It isn't enough. 118 is the magic number. अन्नादुराई कह रहे हैं कि बहुमत के बारे में पूछना गवर्नर के संवैधानिक हद के दायरे में आता है और बहुमत के बारे में पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। अन्नादुराई ने कहा एक यही ऐसा क्षेत्र है जहां राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पास डिस्क्रिप्शन है। विजय के पास फिलहाल 113 विधायकों का समर्थन है और मैजिक नंबर 118 है। इसलिए अगर गवर्नर बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो ये डीएमके का व्यू है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल एआईएडीएमके में दिखाई दे रही है। एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। पता चला कि एआईएडीएमके के करीब 30 विधायक विजय को सपोर्ट देने के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी विजय को खुलकर सपोर्ट करे और उनकी सरकार में शामिल भी हो। लेकिन पलानीसामी और उनकी करीबी इसके पक्ष में नहीं है। इस मुद्दे पर एआईएडीएमके टूट भी सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के 30 से ज्यादा एमएलए को चेन्नई से पुडुचेरी शिफ्ट कर दिया है। इन विधायकों को पुडुचेरी के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में ठहराया गया है। पलानीस्वामी ने कहा उनकी पार्टी किसी भी सूरत में विजय को सपोर्ट नहीं करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज वीसीके की तरफ से एक शिगुफा छोड़ा गया। वीसीके के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन उसके नेताओं ने कहा कि वीसीके के दलित नेता थिरुमावलवन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। डीएमके और एआईएडीएमके उन्हें सपोर्ट करें। इस तरह तमिलनाडु में द्रविड़ मूवमेंट को जिंदा रखा जा सकेगा। ऐसा लगता है कि सुपरस्टार विजय के साथ सब लोग गेम खेल रहे हैं। गवर्नर ने उनसे मेजोरिटी की लिस्ट मांग ली। डीएमके ने ऊपर से तो कह दिया कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, पर अंदर ही अंदर सीपीएम, सीपीआई और मुस्लिम लीग को अटका दिया। एआईएडीएमके द्रविड़ मूवमेंट को जिंदा रखने का बहाना कर रही है और विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए अपनी जानी दुश्मन डीएमके से भी मिलने को तैयार है। विजय के साथ पब्लिक है, उनकी जीत हुई है, लेकिन उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। ये खेल समझने में उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन कानून बिल्कुल साफ है। गवर्नर को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करना चाहिए। मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ हाउस पर प्रूव होती है, राजभवन में नहीं। विजय को मुख्यमंत्री बनाकर बहुमत साबित करने का अवसर मिलना चाहिए।
अब बात केरलम की। केरलम में कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ की सरकार बनेगी, ये तो निश्चित है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भी नहीं हुआ है। आज तिरुवनंतपुरम में अजय माकन और मुकुल वासनिक ने कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग की। विधायक दल की मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें विधायक दल के नेता का नाम तय करने का फैसला आला कमान पर छोड़ने की बात कही गई है। अब केरलम के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सलाह से मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। पता यह चला कि अजय माकन और मुकुल वासनिक के सामने वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया। क्योंकि केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला का नाम भी जोर शोर से चल रहा है, कहा जा रहा है कि वीडी सतीशन को नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन सतीशन ने आज साफ साफ कह दिया कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब अजय माकन और मुकुल वासनिक दिल्ली आकर अपनी रिपोर्ट खड़गे को सौंपेंगे और इसके बाद फाइनल फैसला होगा। We had a meeting of the newly elected MLAs, and that meeting have unanimously resolved to authorize the AICC president to nominate the CLP leader in Kerala. That is the usual practice. This time also we have passed the unanimous resolution. KPCC president have moved that resolution, and our LOP have supported that resolution. All the members unanimously have passed that resolution, and that is sent to the AICC. And after that meeting, all the MLAs are individually met by the AICC team here. All have suggested their own viewpoints, and they will inform the AICC, and the AICC will finally announce the name. ये कांग्रेस के नेता सनी जोसेफ थे, जो कह रहे थे सभी विधायकों के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में केरल पीसीसी अध्यक्ष ने विधायक दल के नेता का फैसला एआईसीसी प्रेसिडेंट पर छोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसका वीडी सतीशन ने भी समर्थन किया। सभी विधायकों ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए हाईकमान को ऑथोराइज किया है। सभी विधायकों से एआईसीसी की टीम ने अलग अलग मीटिंग की है, सबकी राय जानी है और आखिरी फैसला एआईसीसी से होगा। अजय माकन और मुकुल वासनिक ने केरलम में कांग्रेस के अलायंस पार्टनर से भी बात की। मुख्यमंत्री के नाम पर मुस्लिम लीग के नेताओं से भी चर्चा की। आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने बताया कि उन्होंने केरल की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन कांग्रेस के नेताओं के सामने रखती है। अब आगे का फैसला कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप करेगी। It was only a formal consultation regarding the political situation in Kerala. We have explained our position. What is the present situation regarding the new government and all these things. It was very cordial discussion, nothing else. Nothing about the person, who should be the leader, who should be the chief minister, nothing was there. It was only a formal consultation with the party, just a cordial. I hope that they could understand the situation and they will take appropriate decision at appropriate time. एनके प्रेमचंद्र कह रहे थे कि केरल की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर उनकी चर्चा हुई। उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी। मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे नेता चुना जाएगा, इस पर उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस सही समय पर सही फैसला लेगी। मुकुल वासनिक ने कहा उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। मुख्यमंत्री कौन होगा, अनाउंसमेंट में कितना वक्त लगेगा, ये सब दिल्ली से पता चलेगा। मुकुल वासनिक ने इस बात से इनकार किया कि वीडी सतीशन नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सबने खुलकर अपनी बात कही है, लेकिन नाराजगी जैसी कहीं कोई बात नहीं है। सभी विधायकों ने एक राय से वहां पर प्रस्ताव पारित किया कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को हम अधिकृत करते हैं केरला में कांग्रेस विधायक दल के नेता को नियुक्त करने के संदर्भ में। उसके पश्चात अजय माकन जी, मैं और यहाँ पर एआईसीसी की जो प्रभारी है दीपा दासमुंशी जी, हम अलग अलग तमाम हमारे विधायकों के साथ मिले, राय मशवरा किया और सभी राय समझने के बाद अभी हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष के पास सुपुर्द करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे वातावरण में बैठक हुई, सभी के साथ बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई और सभी ने दिल खोल के अपने मन की बात हमारे समक्ष रखी है। मुख्यमंत्री तय करने का कांग्रेस का अपना परंपरागत तरीका है। हाईकमान तय करती है।
इस समय तो केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के फेवरेट हैं, पावरफुल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो राहुल गांधी उन्हीं का नाम आगे करेंगे। इसके बाद न कोई डिस्प्यूट होगा, न कोई सवाल उठेगा। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश का हालचाल पूछा, उन्हें अपने पास बैठाया। आज मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी आज मिनिस्टर बन गए। आज जिन नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली उनमें बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति के 3, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान अवाम पार्टी के एक मंत्री शामिल हुए। आज जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ उसके बाद सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में 35 सदस्य हो गए हैं। इनमें 11 पिछड़े वर्ग से और 7 अति पिछड़े वर्ग से हैं। यानी मंत्रिमंडल में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी ओबीसी और ईबीसी की है। 10 मंत्री सवर्ण समुदाय से हैं जबकि 7 दलित और महादलित वर्ग से हैं। 5 महिलाओं को भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन सबकी नजर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर थी। निशांत राजनीति में नए हैं, पहली बार मंत्री बने, इसलिए निशांत कुमार शपथ ग्रहण में थोड़े नर्वस दिखाई दिए। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निशांत ने कहा कि बिहार की जनता ने जिस तरह 20 साल तक उनके पिता पर भरोसा किया, उन्हें भी वैसे ही मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2025 के इलेक्शन में एनडीए को भारी बहुमत से जितवाया। जिस तरह से 20 साल पिताजी पर विश्वास किया जनता ने, आगे भी हम पर विश्वास करें। हम अपने काम से लोगों का प्रेम विश्वास पाने का कोशिश करेंगे और हम सब पिताजी के मार्गदर्शन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के नेतृत्व में काम करेंगे। कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि निशांत साथ आए, सरकार का हिस्सा बने, आपकी यात्रा चल रही थी, फिर ये निर्णय कैसे बदला? सब जदयू के वरीय नेताओं ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इससे पहले मंगल पांडे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। मंगल पांडे नीतीश सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं, लेकिन सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में वो नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। राजनीति में अक्सर जो कहा जाता है वो करना मुश्किल होता है। जो कहते थे कि हम जात पात से ऊपर उठकर सियासत करेंगे, उन्हें भी मंत्रिमंडल बनाने में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है। जो परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी नीतीश के बेटे को मंत्री बनाना पड़ता है। ये सब सरकार बनाने और चलाने की व्यवस्था हो सकती है, पर सरकार के फैसले करने में जाति और परिवार का असर दिखाई न पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सरकार सबको साथ लेकर चले, सबका विकास करे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज एक नए विवाद में फंस गए। आज ईडी ने मोहाली और चंडीगढ़ में नितिन गोयल नाम के कारोबारी के ठिकानों पर रेड की। विरोधी दलों ने दावा किया कि नितिन गोयल भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह का करीबी है। ईडी सनसेट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े रियल एस्टेट घोटाले से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में आज ईडी की एक टीम खरड़ में वेस्टर्न टावर सोसाइटी पहुंची। सोसाइटी के फ्लैट नंबर 906 पर छापा मारा। इस फ्लैट में नितिन गोयल कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुआ था। जैसे ही ईडी की टीम इस फ्लैट में पहुंची, उस वक्त फ्लैट से 500 के नोटों की गड्डियों से भरे बैग बाहर फेंके गए। ग्राउंड फ्लोर पर नोट की गड्डियां बिखर गई। नोटों से भरे बैग देखकर लोग हैरान रह गए। हालांकि ईडी के कुछ अफसर बिल्डिंग के नीचे मौजूद थे, इसलिए उन्होंने नोटों से भरे बैगों को अपने कब्जे में ले लिया। ईडी को शक है कि नितिन गोयल बिल्डर्स और सरकारी सिस्टम के बीच कड़ी का काम करता है। नितिन गोयल के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद सियासत शुरू हो गई।
अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने नोट से भरे बैग का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि आम आदमी पार्टी बताए ये पैसा किसका है। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, नितिन गोयल पहली कड़ी है, अगर जांच होगी तो इसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली तक जुड़ेंगे। ये पहली अभी कहते हैं ड्रॉप इन एन ओशन है, ये आइसबर्ग की बस टिप ऑफ ही है अभी। और ये जो आज का रेड है ये सीधा भगवंत मान पर है। इसका क्लोजेस्ट एड जो है, इसका ओएसटी जो है, उसके करीबी लोगों के हाई राइज बिल्डिंग में रेड शुरू हुए हैं। मेरा तो पहले से कहना था कि बड़े पैमाने पर पंजाब की लीडरशिप तो मुखौटे हैं इनके सामने। ये लूट करने वाले तो दिल्ली की लीडरशिप इधर बैठी है आम की। बड़े पैमाने पर पैसा ऑस्ट्रेलिया में गया है, न्यूजीलैंड में गया है, कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दुबई में। और अगर ये तहकीकात बढ़ गई, एक एक इनका मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसका सीएमओ, इनके टॉप ब्यूरोक्रेट सारे के सारे और इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, एक एक आदमी जो है इनका पर्दाफाश हो जाएगा। विपक्ष के आरोपों पर भगवंत मान ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी का नितिन गोयल से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेवजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है। कोई जी साडे नाल कोई किसी दा संबंध नहीं, कोई ईडी दी रेड दा साडे नाल कोई संबंध नहीं। कोई किसी दी कोई पुरानी कंपनी दे सिलसिले च कोई आए हुए ने वो जिथे मर्जी चेक कर सकते ने। लेकिन बीजेपी ने कहा भगवंत मान जिस तरह सफाई दे रहे हैं उससे साफ है इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। मुख्यमंत्री ਨੂੰ क्यों कहना ਪਿਆ? किते ना किते कोई अग चिंगारी सुलगी होनी है। कहते मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई लेना देना नहीं, तेरा लेना देना फिर तो होर बथेरे बयान है, तू आ बयान दे भी आ बयान मेरा है नहीं। मन तो केजरीवाल ने किया सीगा, वो क्यों कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। रेड पई है किते केड़ा की ना कोई तिवाड़ी है कोई पता नहीं जो कुछ भी है, वीर भी हो रहा नाल जी बचा वीर नितिन को जो कुछ भी है साहब जिसते भी पई है भगवंत मान जी ने क्यों सिखाया मैं आप पूछना चाहना। इट लीड्स टू दिस वो कहना सुई है जी शक की सुई घूम रही है किसी दे आज। अब ये बात तो वीडियो में दिखाई दे रही है कि 500 के नोट 9th फ्लोर से नीचे फेंके गए, लेकिन बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने बिना सबूत के इसका कनेक्शन भगवंत मान से जोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवंत मान ने कल पंजाब में हुए बम ब्लास्ट का कनेक्शन बिना सबूत के बीजेपी से जोड़ दिया था। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में माहौल में बदलाव कैसा है ये दिखा देता हूं। श्रीनगर में 37 साल के बाद कश्मीरी पंडितों ने माता ज्येष्ठा देवी के मंदिर में धूमधाम से पूजा अर्चना की। माता ज्येष्ठा देवी का मंदिर श्रीनगर के पास जबरमान पहाड़ियों में है। आज ज्येष्ठा देवी की जयंती है। पहले हर साल यह त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जाता था। मंदिर में भव्य मेला लगता था, लगातार 3 दिन तक पूजा अनुष्ठान होता था। लेकिन आतंकवाद के कारण 1990 के बाद यह सिलसिला बंद हो गया। लेकिन आज कश्मीरी पंडित माता के मंदिर में इकट्ठा हुए और बिना किसी डर के पूजा अर्चना की। मंदिर में पहुंचे लोगों ने कहा आज पहले जैसी भीड़ तो नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हो गई। उम्मीद है आने वाले दिनों में ज्येष्ठा देवी की जयंती के मौके पर यहां पहले की तरह मेला लगेगा और हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित यहां आएंगे। देवी मंदिर में कश्मीरी पंडितों को अनुष्ठान करते देखना एक सुखद अनुभव है। मंदिर में कश्मीरी पंडितों के मंत्रों की गूंज एक अच्छा संदेश देती है। देवी मां से प्रार्थना है कश्मीर के लोगों पर कृपा बनाए रखें, कश्मीर में सुख चैन और शांति बनाए रखें। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मीटिंग में नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। कल लेफ्ट पार्टीज और वीसीके तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने पर फैसला लेगी। राहुल गांधी कल गुरुग्राम से बादशाहपुर तक सद्भावना यात्रा निकालेंगे। कल से सोमनाथ मंदिर में विरासत के 75 वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह आयोजन 11 मई तक चलेगा। आज की बात में इतना ही।